गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर आशीष शुक्ले आप सभी का एमसीएल संडे वेबिनार एपिसोड 39 में स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा हमारा भौतिक शास्त्र और ब्रह्मांड, इन दोनों का मिलजुल कैसा है या दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है, तो इसके बारे में। तो इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सभी सजीव या निर्जीव जो जीव है, तो इन सभी का जो लिंकिंग है कहीं ना कहीं से सिर्फ हमारे धरती से नहीं है। तो जो इस विश्व में कुछ अनसुनी या जिन शक्तियों के बारे में हम जानते नहीं है, ऐसी शक्तियों के बारे में। तो प्रसिद्ध फिजिसिस्ट जो आप सभी उनका नाम सुना होगा कि न्यूटन। तो जो न्यूटन एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे और एक अच्छे फिजिसिस्ट भी थे, लेकिन उनकी विज्ञान के साथ साथ ईश्वर में गहरी आस्था थी। और उन्हें पूछा गया कि आप एक विज्ञानी हो, एक वैज्ञानिक हो, साइंस के फॉलोअर हो, तो भी आप इस विश्व के साथ साथ भगवान का अस्तित्व क्यों मानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सृष्टि का संचलन, यानी उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हमारी जो संपूर्ण सूर्यमाला है, इस सूर्यमाला में कुछ ग्रह है। तो ये ग्रह एक आजू बाजू में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं सूरज के। तो ये घूमने की गति और इसकी ऊर्जा, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इन सभी ग्रहों को और सूरज को बीच में ही क्यों रखा, और इन सभी ग्रहों को आजू बाजू में किसने रखा। तो सेट ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में उनकी जो आस्था थी, तो वो उनको भगवान के प्रति नजदीक लेके जाने वाली थी। तो ऐसे ही आज तक हम हमारा जो शरीर या कुछ चीजें पार्टिकल से बनी हुई थी, इसमें मूलभूत जो चीज होती है वो होती है एटम होती है। तो इस एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सिर्फ तीन ही घटक होते हैं ऐसा हम पहले मानते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा आविष्कार या खोज की गई, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसमें एक नया पार्टिकल उभर कर आया। तो इस पार्टिकल का नाम रखा गया गॉड्स पार्टिकल, यानी भगवान के नाम से वो पार्टिकल रखा गया। यानी ये विश्व हमारे समझ के बहुत परे है। तो कुछ चीजें हमें समझनी और बाकी है, और इसका एक ही माध्यम है कि इसे हम आध्यात्म से या ज्योमेट्री से इस विश्व को जोड़ा जाए और सभी चीजों को समझा जाए। तो इसी विषय के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं मेरे साथी मिस्टर संतराम गिर सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी, सब्जेक्ट का परिचय देने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं संतराम घेर, तहसील वैजापुर, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र से। आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चाहे आप डायरेक्ट सुन रहे हो या रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन रहे हो, सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में है वो ही हमारे अंदर है। और हम एक 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 इक्वेशन के माध्यम से या एक ज्योमेट्रिक फॉर्मूले के माध्यम से, एक भूमिति के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा जो फिजिकल प्रेजेंस है और हमारी जो एनर्जीज है, वो सब एक दूसरे में जुड़ी है। मतलब हमारा शरीर या हमारी बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं वो पूरा ब्रह्मांड को भी प्रदर्शित करती है, और पूरा ब्रह्मांड भी छोटी चीजों को प्रदर्शित करता है। तो इस ब्रह्मांड के कुछ नियम है। नियम बहुत ही सिंपल शब्दों में, या कुछ जियोमेट्रिकल जो भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला बोला तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ जो भी सिद्धांत है उसके तहत हम कुछ चर्चा करेंगे। और बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही सुपरफिशियली मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पूरे हमारे लाइफ से रिलेटेड है। और ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्यों लिया, जो भी सब्जेक्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, सब्जेक्ट का मीनिंग ये होता है कि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हम क्या क्या चीज करने वाले हैं। और ये जो भी सब्जेक्ट है, तो हमें सस्टेनेबिलिटी में इसका यूज क्या होने वाला है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं जो भी सब्जेक्ट चूज करता हूँ वो यहाँ पर लाता हूँ। और उसका जो भी ज्ञान का जो फायदा है हमें आने वाले समय में एमसीएल के प्लेटफॉर्म पे जरूर होने वाला है। तो चलो देखते हैं, एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम जो भी मैटर देखते हैं आजू बाजू, मैटर यानी फिजिकल, जो भी प्रकृतियां है, जो भी मतलब कोई भी,
ऐसा नहीं कि आजू बाजू में कुछ चीज दिख रहा है वो नहीं कंसिडर करने का। जो भी फिजिकल प्रेजेंस है इस पृथ्वी पर, और उसके साथ जो भी एनर्जी रिलेटेड है, हमारा जीवन रिलेटेड है, वो सभी चीजें इस कॉस्मिक जियोमेट्री के अंदर आती है। उसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, मतलब ब्रह्मांडीय ज्यामिति। अंग्रेजी में कॉस्मिक जियोमेट्री कहते हैं। और उसके साथ हमारा जीवन फलता फूलता है, इसलिए मैंने जो शीर्षक आज के सब्जेक्ट के लिए दिया है, ब्लूमिंग लाइफ विथ कॉस्मिक जियोमेट्री। दूसरे शब्दों में इसका शीर्षक कहा जा सकता है, डिजाइन डेवलप एंड ऑपरेट लाइफ विथ कॉस्मिक जियोमेट्री। क्योंकि हम जो भी करते हैं, रहते हैं, डेवलप होते हैं, ये सब कॉस्मिक जियोमेट्री का ही एक भाग है। ये हमें समझने की जरूरत है। तो चलो एक एक चीज देखते हैं अगले 40 मिनट में। ज्यादा बोरिंग तो नहीं होगा सेशन, क्योंकि मैं सुपरफिशियली लूंगा और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी सुपरफिशियल चीजें यहाँ पे इस वेबिनार के माध्यम से आपको पता चलेगी, तो ब्रह्मांड में और हमारे काम में उसका क्या महत्व है, उसको आप समझ पाओगे। तो कॉस्मिक ज्योमेट्री की परिभाषा क्या है? ये हमारी सार्वभौमिक भाषा है। मतलब हमारा जो आधार है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, आ, उसका एक बेस है, एक सोचा समझा एक डिजाइन है। बहुत सारे पैटर्न हमारे आजू बाजू में है। कैसे? जैसे वृत्त है, त्रिकोण है, सर्पिल है, मतलब स्पाइरल है। ये सब ब्रह्मांड के अनेक 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 रूप है। और इस पैटर्न को हमें समझने की जरूरत है। इतिहास में भी पवित्र ज्योमेट्री का जिक्र किया गया है। जैसे मिस्र के पिरामिड है, वो जो पिरामिड है वो ऐसे ही नहीं है, वो एक सटीकता से बंधे हुए है। उनकी जो डिजाइन है एक सटीकता के साथ है। यूनानी का जो दर्शन है, यूनानी हम इसमें सुनते हैं, आयुष जो हमारा मंत्रालय उसके अंदर यूनानी एक सभ्यता थी। तो उनका जो है, यूनानी में प्लेटो ने ज्योमेट्री को ईश्वरीय भाषा कहा है, क्योंकि सचमुच में एक ईश्वरीय भाषा है। भारतीय सभ्यता में इसको ध्यान और अनुष्ठान की ऊर्जा में जो यूज होता है, संरचना, उसकी भाषा कहा है। हर एक सभ्यता में, गोथिल कैथड्रल है, इस्लामिक है, माया कैलेंडर, हर एक सभ्यता में इसका महत्व अलग अलग तरह से अधोरेखित किया गया है। अभी देखो, शंख हम जब देखते हैं उसकी जो ज्योमेट्री होती है एक सर्पिल आकार की होती है। मतलब एक 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 उसमें एक लिंकेज होता है, उसका जो भी डिजाइन होता है सूरजमुखी का बीज होता है। वो एक स्थान को अनुचित करता है। मतलब उसका जो बेस का डिजाइन से लेके ऊपर तक जो भी है, उसका एक एक सटीक ज्योमेट्री से वो जुड़ा होता है। हिमकन, उसकी 6 भुजा होती है हिमकन की। और कोई भी दो एक दूसरे के जैसे होते नहीं, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसे होता है। हनीकॉम्ब, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है, उसकी डिजाइन वैसी क्यों है, उसका उसका भी आगे हम देखेंगे। वृक्ष की शाखाएं है, 1 से 2 शाखा निकलती है, 2 से 4 शाखाएं निकलती है। ये हमारा डीएनए है। डीएनए जो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि स्पाइरल एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें कुछ बंदों से वो बंधा होता है, फिर उसमें प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो वो वैसा ही क्यों होता है? तो उसका भी एक कुछ रीजन है। हमारे शरीर में जैसे कहा गया है कि सप्त चक्र होते हैं। और उनको क्या कहा गया है कि एक ध्यान मंडल या एक एनर्जी सेंटर कहा गया है। तो अलग अलग लोकेशन में होते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो एक सटीक ज्योमेट्री के साथ बंधे होते हैं, या एनर्जी के साथ बंधे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिजाइन अलग अलग तरह की डिजाइन जियोमेट्री में होती है। मतलब षट फलक है, विशंति फलक है, मतलब 4 बाजुएं अगर है, या 6 बाजुएं, या अष्ट बाजुएं है। मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके सरफेस कितने हैं, 20 सरफेस वाला, 12 सरफेस वाला, अलग अलग स्ट्रक्चर हम जियोमेट्री में देखते हैं। चतुष्फलक क्या दिखाता है? मतलब 4 सरफेस जिस स्ट्रक्चर में है वो अग्नि तत्व, ऊर्जा और दिशा का प्रतीक होता है। षटफलक पृथ्वी तत्व, स्थिरता और संरचना का आधार होता है। अष्टफलक अगर देखा जाए, वायु तत्व, विचार और संतुलन का आधार होता है। मतलब हर एक के पीछे कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें छिपी हुई है या रिलेटेड है, और वो साइंटिफिक है सभी। ऐसा ही नहीं कि हवा में कुछ कहा जा रहा है। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ, मैं बहुत सुपरफिशियली बोल रहा हूँ। इसके पीछे और भी जाना है, गहरा स्टडी करना है, तो हर कोई जा सकता है। जैसा द्वादश फलक है,
मतलब 12 जो सरफेस है, तो उसको वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आकाश का तत्व, ब्रह्मांड का आकार। और ये प्लेटो नाम का जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इनके संशोधन में सृष्टि का जो आधार है इन्हीं सभी सरफेस के जो स्ट्रक्चर है इसके स्वरूप में दिया हुआ है। अभी एक देखते हैं कि स्वर्ण अनुपात, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी चौड़ाई और लंबाई का अगर गुणोत्तर अगर देखा जाए, मतलब अ, चौड़ाई अगर 1 है और लंबाई 1.618 है, तो उस जो अनुपात है, मतलब लंबाई डिवाइडेड बाय चौड़ाई, उसको अगर किया जाए उसको कहा जाता है फाई, गणितीय भाषा में। तो 1.618 अगर ये फ्रैक्शन आता है तो उसको एक गोल्डन अनुपात कहा जाता है। सर्पिल अनुपात भी होता है जैसे डीएनए में होता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग मैथमेटिकल फार्मूला लागू किया जाता है। और हम जब मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री पढ़ते हैं स्कूलों में या कॉलेज में भी, हमें बहुत वो जटिल लगता है। क्यों चाहिए हमारे जीवन में, इसका उपयोग क्या है? बहुत बार मैंने भी कहा है, अरे भाई ये हम जो पढ़ रहे हैं ये किस काम का है? लेकिन हमारे सृष्टि में जो भी आज संरचना ये दिख रही है, आज वो समझ में आ रहा है कि वो ज्योमेट्री हम क्यों पढ़े, ये मैथमेटिक्स क्यों पढ़े। ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स से कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सब रिसर्च का विषय है, विश्व का, ब्रह्मांड का सर्च का विषय है। अगर उसको सही समय में सही तरीके से अगर समझा जाए तो बहुत ही सीधे तरीके से समझा जा सकता है। जैसे फ्रैक्टल्स हम कहते हैं, कोई भी वृक्ष है उसकी अगर शाखाएं देखा जाए, 1 से 2, 2 से 4, और फ्रैक्टल संरचना इसके लिए होती है कि बहुत ही छोटे क्षेत्र में बहुत सी ज्यादा जानकारी या ज्यादा स्ट्रक्चर समा सकता है। इसीलिए ब्रह्मांड ने या निसर्ग ने इस इस ज्योमेट्री का डेवलपमेंट किया हुआ है। वृत्ताकार मंडल, ये भी एक संरचना है जो हमें एक पूर्णता और एकता का एकता का दर्शन दिखाती है। भटके हुए मन को एक शांत करती है, लेकिन ये पूरे विश्व का भी हमें प्रतिरूप दर्शन देती है। सब ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत गहरे अध्ययन वाली चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत ही सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि कॉस्मिक ज्योमेट्री क्या है। अभी जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक सटीक 36 डिग्री का एक कोण होता है। फिर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। मतलब ये बहुत ही छोटे स्तर पे है, फिर भी एक एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है, एक सटीक ज्योमेट्री के साथ, एक सटीकता के साथ एक दूसरे से कुछ अंतर में ये जो डीएनए, मतलब ये प्रोटीन्स या जो भी कोडिंग किया जाता है ह्यूमन बीइंग का, तो उसमें जो भी स्ट्रक्चर है एक एक सटीकता से इसको डिजाइन किया गया है ताकि हमारे जीवन की जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें एनकोड हो सके और अगले लाइफ में वो ट्रांसफर हो सके। वास्तुकला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वास्तुकला अगर देखा जाए तो बहुत बार ये भी मेरा प्रिय विषय है, वास्तुकला में ज्योमेट्री का यूज करना। बहुत बार कोई भी हम इस पे आप अगर नेट पे जाओगे तो श्री ये जो हमारे जो संत है साउथ के, उनको क्या कहा जाए अभी याद नहीं आ रहा है, उनका ये बहुत सारे वीडियो है। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर बिल्डिंग अगर देखा जाए वो दृष्टि से अच्छी दिखती है, खाली दिखने से नहीं, दिखने के साथ साथ उसमें एनर्जी का प्रभाव भी होना चाहिए। मतलब वो ज्योमेट्री के साथ अगर बनी है, उसमें ज्यामिति बोलते हैं। सदगुरु जी है, सदगुरु जी ने कहा है कि ज्यामिति के साथ अगर कोई भी संरचना बनती है तो उसमें अंदर जो एनर्जी का बहाव है वो बहुत अच्छी तरह से होता है, और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनको भी सुख प्रदान होता है कि क्योंकि उनके शरीर में भी एक पॉजिटिव एनर्जी का बहाव बहता रहता है। तो इसीलिए वास्तुकला में ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अलग अलग सभ्यता में जैसे जीजा के पिरामिड है, भारतीय मंदिर है, भारतीय मंदिर भी आप एक एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में आप देखोगे, या ये पैगोडा है, या मस्जिद है, या चर्च में भी आप अलग अलग तरह की एक ज्योमेट्री देखोगे। तो हर एक में आपकी अपनी अपनी एक विशेषता है। आ, और उस विशेषता में ऊर्जा का जो संवहन होता है या ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो अलग अलग तरह से होता है।
जैसे हमारे शरीर में भी अलग 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 चक्र है। नीचे से लेके स्वादिष्टान चक्र से लेके मतलब सबसे पहला जो चक्र है अपना, वहां से लेके सहस्रार चक्र तक अलग अलग जो चक्र है वो इसी एनर्जी को, इसी ज्योमेट्रिक ग्रिड को दर्शित करता है। वास्तुकला में या वास्तुशास्त्र में भी हम 8 दिशा का विचार करते हैं, और 8 दिशा में अलग अलग ऊर्जा का जो भी परफॉर्मेंस है या जो भी सहभाग है उसको हम कंसिडर करके हमारी घर की जो डिजाइन डिजाइन है वो हम बनाते हैं। अभी मधुमक्खियों का छत्ते का मैंने जो बोला था, वो ऐसा ही डिजाइन क्यों होता है? क्योंकि इस इकाई में एक तो अधिकतम शक्ति होती है, स्व सफाई करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, और इसमें जो हनी स्टोर होता है उसमें एनर्जी का बहाव भी बहुत अच्छा आता है। इसीलिए निसर्ग ने जो भी बनाया है एक सोच समझ के इसकी जो संरचना बनाई है। ऐसे ही कमल की पत्ती जो है स्व सफाई करने वाला एक एक स्ट्रक्चर है। दीमक के टीले हम देखते हैं खेतों में, वो एक फ्रैक्टल संरचना का एक स्ट्रक्चर है। मतलब जो भी चीज हम देखते हैं हमें लगता है कि ये ऐसा ही बना होगा, लेकिन उसके पीछे हम यूं कहे साइंस है या ब्रह्मांड की रचना है या ब्रह्मांड की मैजिक है, कला है, वो हम सब यहाँ पे देख सकते हैं। मक, मकड़ी जो होती है, मकड़ जाल, उसमें तो इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर होता है कि वो स्टील से भी ज्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। सोचिए, स्टील का है और मकड़ जाल का है, फिर भी उससे उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा होती है। ऐसे ही अलग अलग स्ट्रक्चर है जिसको हम अ, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। कॉस्मिक मानचित्र चक्र, हम राशि चक्र में अगर देखें तो एक वर्ष में अनेक अनेक जो ऋतु होते हैं, और हर एक जो ग्रह है या ऋतु है वो अलग अलग एंगल पे बसा होता है। तो नेविगेशन सिस्टम में इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। जब पहला नेविगेशन सिस्टम डेवलप नहीं था पुरातन काल में, तब जो भी नाविक थे या जो भी सफर करने वाले लोग थे, तो ग्रह तारों के हिसाब से, इनके ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ही अपना अंदाज लगा के कैलकुलेशन करके वो अपना सफर करते थे। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। डिजाइन का जो सिद्धांत है, कोई भी अगर डिजाइन आप करते हो उसमें स्वाभाविक रूप से वो सुंदर होना चाहिए। उसमें जो भी स्ट्रक्चर है उसमें मन, मतलब प्रकृति और मन को एकदम सहज लगना चाहिए, उसमें कोई भी टकराव नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। और डिजाइन ऐसी चाहिए कि प्रकृति के साथ उसका मेल हो। बस शॉर्ट में इतना ही मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। अभी उसका विकास के बारे में हम देखते हैं। हर एक जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ गणितीय आधार होता है, और उस गणितीय आधार की तरह ही उसमें से जो भी एनर्जी का फ्लो होता है या जो भी उसके लोकेशंस होते हैं, जिस चीज के लिए प्रकृति ने इसे बनाया होता है, उस चीज की जो आवश्यकता है उसी के हिसाब से उसके जो लोकेशंस है या उसमें एनर्जी का जो बहाव है उसमें उसको डिजाइन किया होता है। तो उसमें अलग अलग आप साइंटिस्ट के या अलग अलग जो गणितज्ञ है उनके अलग 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 थ्योरम हम आप देख पाओगे, या उनके बहुत सारे सिद्धांत है वो भी आप देख पाओगे। तो उतनी जटिलता में हमें जाना नहीं है, एक सुपरफिशियली मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। हम आज एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक एक वेक्टर है जो अनेक स्थानों का उपयोग करता है, जो ज्योमेट्री पे आधारित है, और सब वो ज्योमेट्री का जो 3D मॉडलिंग है या जनरेटिव कला है उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन यू कहे हम, वो एक साथ करके जो भी फाइनल अपेक्षित जो रिजल्ट है वो हमें देता है। और वो मानव निर्मित ही है, लेकिन मानव निर्मित हो भी, लेकिन आज के जो प्रगत जो मानव है उसने डेवलप करने के लिए इस प्रकृति का ही आधार लिया है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी डेवलपमेंट आज आदमी कर रहा है, अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे आने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग ये ऐसी चीज है कि बहुत ही, मतलब मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे दोनों पे भी स्टडी करती है। मतलब माइक्रो लेवल पे अगर देखा जाए तो एटम मॉलिक्यूल्स में
वो एक मैटर के रूप में भी स्टडी करता है, करती है ये संरचना, और एनर्जी के रूप में, मतलब मैटर और एनर्जी एक साथ कैसे बिहेव करेंगे, वो उसका पूरा स्टडी इसमें होता है और उसका एप्लीकेशन भी होता है। आज जो हम बाइनरी सिस्टम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में या कैलकुलेशंस में, उसके उसके कंपेयर में क्वांटम कंप्यूटिंग का जो स्पीड होगा हजारों गुना लाखों गुना होगा। और उस टाइम हमारा जो एआई से भी हमारा बहुत ही काम अच्छा चल रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत ही आगे हम क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ आगे जाने वाले। लेकिन इस क्वांटम कंप्यूटिंग में भी जो बेस है वो हमारे सृष्टि का ही बेस है। जैसे वर्चुअल रियलिटी है या ऑगमेंटेड रियलिटी है, जो भी है, जो भी हमारे डेवलपमेंट से आगे चलने वाली, इसी जियोमेट्री पे आधारित है। जो फ्रैक्टल जियोमेट्री के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की है कि एक परिस्थिति का एक तंत्र है जिसमें अलग अलग संरचनाएं बनाई है। जैसे हर कोशिका में विकास अनुकूल अगर करना है तो उसको एक जियोमेट्रिक इकाई पेशी को बनाया जाता है, और उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट होके ऑर्गन बनता है और आगे की सब चीजें। मतलब जो भी जीवित या जो पार्थिव स्वरूप की चीजें हम पृथ्वी पे देखते हैं, प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है कि जिस चीज के लिए उसका उपयोग होने वाला है उसी तरह से उसकी संरचना या जियोमेट्री उसकी बना के रखी है। अब आते हैं हम हमारे सामने दिखने वाला सब्जेक्ट, शहर का नियोजन। पुराने समय में अगर देखा जाए तो रोमन जो कैथोलिक जो शहर थे वो सटीक ग्रिड ज्योमेट्री पे बनाए गए थे। चंडीगढ़ जो शहर है वो आदि आधुनिकवादी ज्योमेट्री पे बनाया गया है। उसके बाद जयपुर का जो शहर है 17 से 27 में कुछ संरेखित ग्रिड वाली जो ज्योमेट्री थी उस पे बनाया गया है। अभी स्मार्ट सिटी हम वो देखते हैं, ये टर्म आजकल सुनते हैं, उसका अलग अलग जोनिंग की जो जियोमेट्री है उसके तहत वो बनाया जाता है, जिसमें यातायात कैसी हो और कचरे का प्रबंधन कैसा हो, अनेक अनेक चीजें उसमें स्टडी की जाती है। अभी कला और संगीत, आपने देखा होगा होगा ये प्रयोग कि जब कभी म्यूजिक बनता है और म्यूजिक की वजह से पानी में भी अलग अलग तरंग आती है, या कुछ रंगोली एक प्लेटफॉर्म पे रखी जाए तो उसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये प्रयोग के बारे में आपने जरूर कुछ किसी भी वीडियो में आपने देखा होगा। जैसे हार्मोनिक श्रृंखला है, या स्वर्ण अनुपात वाली संरचना है, या नृत्य है। कोई भी नृत्य अगर है तो उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अंतरिक्ष में जो ज्योमेट्रिक पथ है वो शरीर में अलग 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 टाइम में अलग अलग तरह से आ जाना। सिंपल भाषा में लय अगर कहे तो समय का ज्योमेट्रिक विभाजन पैटर्न। जो ज्योमेट्री है, अगर लय में अगर कोई डांस करता है तो वो क्या करता है, उसका जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है उस समय के अनुसार वो चेंज करते रहता है। ये टेक्निकली हम बोल सकते हैं। तो कला और संगीत में भी ज्योमेट्री अछूती नहीं रही है, वहां भी हम ज्योमेट्री को हम देख सकते हैं। ये कोई भी सब्जेक्ट इस धरातल पे ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है। क्वांटम ज्योमेट्री जो आने वाला सब्जेक्ट जो मैंने बताया है कि आगामी आने वाला जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग मतलब क्षेत्रों में ज्योमेट्रिक के फाइबर, जो क्वांटम क्षेत्र ज्योमेट्रिक फाइबर बंडलों में रहते हैं। सिद्धांत 10-11 का आयामी ज्योमेट्री के रूप में वास्तविकता है। अभी ये जो टेक्निकल चीजें आप छोड़ दीजिए, मैंने जो कहा है कि आने वाला जो क्वांटम ज्योमेट्री का जो युग होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, सटीक होगा। और जो भी चीज जिस ज्योमेट्री में चाहिए उसका डिजाइन डेवलपमेंट ऑपरेशन करके जो भी सॉल्यूशंस मानव जाति के लिए चाहिए वो आने वाला है। अभी आध्यात्मिक हिसाब से अगर देखे जाए, आपने आपने आपके पूजा घर में अनेक अनेक ये यंत्र देखे होंगे। इस टाइप का भी देखा होगा, जैसे श्री यंत्र है तो 9 परस्पर त्रिकोण इसमें जुड़े हैं, 43 छोटे छोटे त्रिकोण इसमें है। तो हर एक का एक महत्व है, हर एक में एक एनर्जी सेंटर है, चाहे मंत्र हो, कोई एक एनर्जी का फ्लो हो, या उससे रिफ्लेक्ट होने वाली कुछ एनर्जी हो। ये सब मतलब अलग अलग सभ्यता में, जैसे कबाला में अलग चीज होती है, या मस्जिद में टाइल में अलग अलग पैटर्न होता है। बौद्ध धर्म में
धम्म चक्र जो होता है, सुपी में अलग होगा, नवरात्रि यंत्र में कुछ अलग होगा। हर सभ्यता में और हर डिजाइन में आपको इस ज्योमेट्री को अलग अलग चीजों में चीजों के हिसाब से देखा जाएगा, दिख सकती है। शिक्षा मॉडल। अभी शिक्षा मॉडल में अगर इसको समझना है तो बहुत ही बेसिक से समझना होगा कि पैटर्न की पहचान एक गणितीय सोच की नींव है। मतलब जो भी ये पैटर्न है एक गणितीय रूप में होते हैं, और इस ये पैटर्न एक गणितीय सोच की नींव है। मतलब आ, कागज मोड़ने से कुछ 3D ज्योमेट्रिक संरचना तैयार होती है। वैदिक गणित में क्या करते हैं कि कुछ ज्योमेट्रिक शॉर्टकट लाते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें दृश्यांकन किया जाता है जिससे जल्दी सीख सके। तो अलग अलग चीजें होती है। शिक्षा मॉडल में भी इस चीज का, ज्योमेट्री का, बहुत ही अच्छी तरह से बेसिक से सिखा के बहुत ही अच्छी तरह से उसको सिखाया जा सकता है। मतलब समय कितना दिया जाता है, सिखाने वाला कौन है और समझने वाला किस तरह से समझता है, वो अगर सही ढंग से सभी चीजें हो गई तो शिक्षा मॉडल में भी इसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। उपचार प्रणालियों में भी जो भी ये चक्र दिखाए, ये एनर्जी सेंटर होते हैं, उसको अगर एक्टिवेट किया जाए सही ढंग से तो कोई भी शरीर में रोग है। आजकल आप देखोगे इंटरनेट पे बहुत सारे लर्नर्स है, वो ऑफर करते हैं अलग अलग प्रोग्राम कि आओ 8 दिन का 15 दिन का प्रोग्राम है, ये जो एनर्जी सेंटर है आपके एक्टिवेट कर दो देंगे हम, और जो आपको जो भी बीमारी है उससे आप निजात पाओगे। विकास की रूपरेखा। विकास अगर इस चीज का ज्योमेट्री का करना है तो इसको हमें प्रकृति लेवल पे, शरीर लेवल पे और ब्रह्मांड लेवल पे समझना पड़ेगा। फिर उसका इंटीग्रेशन करके डिजाइन के क्या क्या विकल्प है वो हमें समझना पड़ेंगे, और सामूहिक स्तर पर इसको लागू करना पड़ेगा। और हर एक स्तर, हर एक पायदान पे अगर गए तो पिछला पायदान मजबूत होता है। और इसी तरह व्यक्तिगत लेवल पे हो या समुदाय लेवल पे, ग्रहीय लेवल पे, हम इस जियोमेट्री स्केल को अप्लाई करके बड़ी लेवल पे एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका संचालन हर दिन दैनिक जीवन में हम जैसे भोजन की ज्योमेट्री देखते हैं, हनीकॉम की, ये मधुमक्खियों की, या हमारे दहलीज पे हम रंगोली का निर्माण करते हैं हर सुबह। क्यों करते हैं? उसके एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री से एक एक शुभ संचार उस वातावरण में पैदा हो जाता है, या अच्छी एनर्जी पैदा हो जाती है। वस्त्र के अलग 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 पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं। प्रिंट से मनोदशा और धारणा हमारी प्रभावित होती है। हमारी जो वास्तु की स्ट्रक्चर है, या प्रातःकाल में अगर हम भ्रमण करते हैं तो अ, अगर हम बागानों से या झाड़ों में, या क्या बोल सकते, वृक्ष लगे हुए वहां से अगर बागान से जाते हैं तो फ्रैक्टल जो ज्योमेट्री है वो हमारे ऊपर एक अलग इम्पैक्ट डालती है। मतलब हर एक चीज हम हमारे आजू बाजू में जो देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। जैसे ऊर्जा प्रबंधन क्षेत्र में अगर देखें, सौर पैनल की षटभुजीय व्यवस्था होती है। पवन के जो टरबाइन होते हैं उसकी एक अलग डिजाइन होती है। तांबे के पिरामिड जो हम घर में पूजा करते हैं, तांबे वाला पिरामिड, या पिरामिड के नीचे अगर कुछ फल वगैरह रखते हैं तो वो खराब नहीं होते, उसकी एक अलग एनर्जी होती है। मतलब एक एक विशिष्ट अनुपात में कोई अगर हम संरचना बनाते हैं तो उसका एनर्जी का लेवल अलग होता है, और उस एनर्जी की वजह से मानव जाति को एक अलग लेवल पे फायदा होता है। निर्णय लेने की अगर बारी आई, कोई भी निर्णय अगर टेक्निकल या एक लॉजिकल रूप में हम लेना चाहते हैं तो अलग अलग सिद्धांत है। जैसे शॉर्ट एनालिसिस है, 4 भागों में उसका विश्लेषण किया जाता है, ज्योमेट्रिक चतुर्भुज उसको बोलते हैं। फिर उसमें से क्या प्लस है क्या माइनस है वो देख के हम निर्णय ले सकते हैं। माइंड मैपिंग है, वो भी एक विचारों का रेडियल ज्योमेट्रिक संगठन है। या पैरेटो एनालिसिस 80-20 का रूल है। फिर जो भी है, जो जोखिम कितना होगा, फायदा कितना होगा, अलग अलग सिद्धांत है। वो भी निर्णय लेने के क्षेत्र में हमें जियोमेट्रिक जो संरचना है वो हेल्प करती है। अभी ब्रह्मांडीय समय जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो नाविक थे या भ्रमण करने वाले थे, तो ब्रह्मांडीय समय को समझना, जो भारतीय पंचांग जो है पूरे विश्व में वो बहुत सटीक है।
क्यों सटीक है? क्योंकि ब्रह्मांडीय समझ से वो जुड़ा हुआ है। वो सिंक्रोनाइजेशन में सब जो बारीकियां है इस ज्योमेट्री की, हमारे पुरातन ऋषि मुनि ने समझ के उसको डिजाइन डेवलप किया है। तो ये बहुत ही सटीक है। बाकी के लोगों का जो पंचांग है उनको हमेशा एडजस्ट करने पड़ता है। हमारा यही पंचांग है कि मतलब 100 साल आगे का भी कुछ चीजें बता सकता है, क्योंकि बहुत ही प्रकृति के साथ तालमेल रखी ये चीजें की गई है। अभी स्थिरता जो हमारा सस्टेनेबिलिटी का सब्जेक्ट है, उसके विषय में अगर हम देखेंगे तो बंद लूप ज्योमेट्री मतलब साइकिल हम बोलते हैं ना, रिसाइकलिंग करना है हमें सब चीजों का, कोई अपशिष्ट नहीं और कोई वेस्टेज नहीं, एक चक्र में हमें जाना होगा। प्राकृतिक खेती में बाहर से कुछ लाना नहीं है, मिट्टी की पुनर्स्थापना करनी है या पोषण बढ़ाना है, वर्षा जल का संचयन हो, बायोमास का चक्र हो, या एसडीजी जो गोल है हमारे 17 सस्टेनेबल गोल, उनका सबका एकीकरण करके एक ज्योमेट्री की तरह से हमें उसे कैसे कैसे अचीव करना है, ये भी हम एक स्थिरता के क्षेत्र में या सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में इस ज्योमेट्री का यूज देख सकते हैं। अभी एआई और ज्योमेट्री का जो ऑलरेडी मैंने बोला है कि लोकल लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज मैपिंग या जो एम्बेडिंग जो भी है या रोबोटिक्स है, तो उसमें इस क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। सामुदायिक जो प्रणालियां है, मतलब हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली है, पंचायत हो, ग्राम सभा हो, सहकारी सभा हो, बलूतेदार 12 बलूतेदार 18 बलूतेदार प्रणालियां हो, उसमें भी इस जियोमेट्रिक प्रणाली का प्रबंधन किया गया है। आप बोलोगे कि जियोमेट्रिक प्रणालियां मैं बोलते जा रहा हूँ और कैसे होगा, तो इस सब में अलग अलग ढंग से जो भी उसके सिद्धांत है, उसकी एनर्जी लेवल है या उसका जो भी डिजाइन है, उस तरह से प्रकृति ने डिजाइन किया है। जब हम गहराई में जाएंगे जाएंगे इस चीज को समझ के, तो हम समझ पाएंगे। इतने कम समय में इतनी सारी बारीकियां हम नहीं समझ सकते। वैश्विक लेवल पे हम अगर गए तो ग्रह की भी एक अपनी प्रणालियां है। इंटरनेट उसका यूज करते करके ही हम इंटरनेट का जो आज युग में यूज कर रहे हैं, या वैश्विक शिपिंग का जो भी पैटर्न है, या व्यापारी मार्ग है, और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं है, जो एरोप्लेन की अंतरराष्ट्रीय रूट्स है, विश्व व्यापार है, ये सब चीजों में ग्रह की ज्योमेट्री का यूज होता है। तो संचलन के सिद्धांत में अगर हमें जाना है तो हमें ये देखना होगा कि इन सब चीजों का संतुलन कैसा होगा, स्वास्थ्य, कार्य या आत्मा की लेवल पे इसका प्रवाह पॉजिटिव तरह से कैसा होगा, उसका इंटीग्रेशन डिजाइन डेवलपमेंट और संचालन में हमें कैसा होगा, और ब्रह्मांडीय जो भी शक्तियां है या जो भी सिद्धांत है उसके साथ हमारा तालमेल कैसा होगा। क्योंकि हमें जो भी अचीवमेंट करना है इस पृथ्वी पे या इस धरा पे, ब्रह्मांडीय ज्योमेट्री के साथ करके ही हम आगे जा सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करना है किसी भी चीजों का, तो जो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सुंदर कैसे बन सकता है, सहज कैसे बन सकता है, अलग 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 चरणों में जाकर वो मजबूत कैसे बन सकता है। भविष्य की दृष्टि में हमारे शहर की संरचना हो या हमारी कॉस्मिक सभ्यता हो, उसे हम अगर देखें तो इस ज्योमेट्री का यूज करना और इसकी चुनौतियों को समझना, क्योंकि उसमें कुछ जटिलताएं भी है। एआई सिस्टम पे ही पूरे अगर हम निर्भर रहे तो उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी सेशन लिया था कि मानवीय बुद्धि प्लस एआई और इस ब्रह्मांडीय जो ज्योमेट्री है, उस सब का अगर ध्यान रखा जाए और इंटीग्रेशन में अगर ये सब किया जाए तो ये सब चीजें हो सकती है। तो आह्वान है सबको कि हम इसके साथ आगे जाए, आज एक मंडल बनाए और अपने हाथ को अपना मन सिखाने दे। मतलब थोड़ी थोड़ी एक एक स्टेप से हम आगे सीखे और अलग अलग जो सिद्धांत है उसको हम समझे और एक दूसरे को ज्ञान साझा करें इसके बारे में, उसके साथ डिजाइन करें और धीरे धीरे आगे जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन हमारी एक जियोमेट्रिक एकता है, और इरादे के साथ डिजाइन करे, ज्ञान के साथ विकसित हो और सामंजस्य से इससे संचलन करे। तो इस कॉस्मिक जियोमेट्री के साथ हम एमसीएल में भी 17 सस्टेनेबल गोल और 5 मिशन है उसको अचीव कर सकते हैं। ये जो मेरा
शॉर्ट प्रेजेंटेशन था और बहुत हो सकता है कि ऊपर से भी गया होगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसको इस सब्जेक्ट के बारे में कम से कम आप लोग समझे। अगर सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में अगर समझे, तो आगे चल के जहाँ पे ये सब्जेक्ट आएगा या ये सिद्धांत आएंगे, तो आप उसके बारे में सोचोगे जरूर। और उसके साथ साथ जो भी डिजाइन है, मतलब हमारे जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है, आने वाले हमारे रहने के घर है, या हमारे जो भी व्हीकल्स है उनकी डिजाइन्स है, जो भी चीजें जीवन में आने वाली उसके बारे में आज से आप तो जरूर समझोगे कि कुछ जियोमेट्री नाम का सिद्धांत होता है और वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा रहता है, और उसके साथ वो सिंक्रोनाइजेशन में जाना ही चाहिए, तभी हमारी प्रगति हो सकती है। तो इसी के साथ मैं छोटा सा जो प्रेजेंटेशन था वो खत्म करता हूँ, और आगे के सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय राजेश जी को कि वो हमें थोड़ा गाइडेंस दे और कुछ स्टेटस के बारे में भी, एमसेल स्टेटस के बारे में भी बताए। राजेश जी, और भी तो। बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन। एक बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल, अगर कोई व्यक्ति हकीकत में एक घर बनाने वाली बात या अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा कोई संरचना करना चाहता है या जीवन जीवन मूल्य की बात करें, तो एक बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन लोगों का आपने किया है। सीखने वाली बातें थोड़ी गाढ़ी हैं, लेकिन अच्छी है। और जहां तक डॉक्टर श्याम गुलाब की बात है, वो कटिबद्ध है। अगले वीक में किसी भी हालात में फंडिंग को लेकर डॉक्टर श्याम गुलाब और एमसीएल रेडी है, तैयार है। और इसके बारे में काफी चर्चा और तर्क चल रहा था। पीछे बहुत से प्लानिंग है। कुछ चीजों पे मेरा उनका वाद विवाद भी हुआ कि किस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उन्होंने एक जो है ना ठोस आधार बनाया है, लोगों की भावनाओं को समझते हुए एक अच्छे प्लानिंग के तहत, कि कोई भी किसी भी चीज को बाईपास न कर सके। फंडिंग आ जाना सिर्फ ये नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे काम की शुरुआत जो है ना वो तुरंत ही हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है सुनियोजित तरीके से उसको एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए, कि जो यूपी में हो रहा है महाराष्ट्र में भी वही होगा, उसी तरीके से होगा, एक एसओपी के माध्यम से काम होगा। और सभी के लिए एक जो है ना सही तरीके से एक जो है सिस्टम बने कि जो सुचारू रूप से चालू हो। उसके लिए लगता है, समय लगा। और डॉक्टर श्याम गोलक फंडिंग और अपने सिस्टम को लेके अगले वीक में पूरी तरह तैयार होंगे। मे भी बुधवार या गुरुवार, ये 2 दिन में से एक दिन ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन का शुरुआत हो जाएगा और इस चीज को आगे लेके चलेंगे। तो सभी लोग तैयार रहिए। बाकी डॉक्टर श्याम गोलक फंडिंग को लेकर तैयार है। इस चीज की शुरुआत होगी, स्लो शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी रफ्तार हम लोगों के माध्यम से बढ़ेगी। चुनाव करेंगे कि भाई कौन कैसा क्या काम करेगा, तो सभी अपने लेवल पे तैयार रहेंगे अगर, तो फास्ट ट्रैक पे काम होगा। तो बी रेडी, डॉक्टर श्याम गोलक तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आ, मैं बुलाना चाहूंगा श्रीराम जी, श्रीराम दाईगुड़े जी। ये सेल सर, जैम से। आज का सेशन में भी अलग ही विषय पर हमको एक नॉलेज मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे भी अलग अलग टॉपिक पर हमारे ऊपर ज्ञान मिल जाएगा, ये उम्मीद करते हैं आपसे। और हर एक सेशन आपका बहुत बेहतर रहता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जो भी सब्जेक्ट है उसका इंटीग्रेशन एमसेल के साथ हो और हम बेहतरीन कार्य करें, इस यही मेरा प्रयास है। और हो सकता है कि पूरे 100% मैं इस सब्जेक्ट के साथ पहुंचा नहीं होगा, लेकिन एबीसीडी भी समझा पाया हूँ, तो वो वो अच्छा हुआ होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। हमारे साथ ही है संभाजी तुपे सर, 2 शब्द सर। नमस्कार सर। आज आपने कॉस्मिक जियोमेट्री के बारे में बहुत ही अच्छा वेबिनार लिया सर। आप पूरे जीवन में कहीं ना कहीं अ, हर बार इसका उपयोग होता है। जैसे कि आपने अ, ऊर्जा के प्रवाह के बारे में बोला, शिक्षा मॉडल के बारे में बोला, विकास रूपरेखा, बहुत ही सकोल में आपने बहुत ही अ, सकोल ऐसा विस्तृत करके बताया सभी को।
इसलिए धन्यवाद सर। हमारा जीवन ही गणित और भूमिति है, जो मराठी में शब्द होते हैं। गणित भूमिति बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हर लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जीवन ही वही है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमें कुछ हद तक समझना जरूरी है। एटलीस्ट बेस में तो, माइंड में तो रखना जरूरी है कि कुछ संरचना होती है और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उस हिसाब से जाना चाहिए। मतलब कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ही उठा के नहीं बना सकते। उसमें एनर्जी या जो भी अलग अलग चीजें, उनका हमें जरूर विचार करना चाहिए। धन्यवाद संभाजी। और मैं इसके सामने आगे बोलूंगा अविनाश शेट्टी सर। अविनाश शेट्टी सर, बोलोगे सर? नांदगांव से हमारे साथ है मयूर सूर्यवंशी सर, बोलिए सर। मयूर जी। हाँ, नमस्कार सर सभी साथियों को। आपने नमस्कार सर। अच्छा स्पीच दिया ज्योमेट्री के, और अपने जीवन में जो है सिद्धांत ब्रह्मांड का जो प्लेटो ने जो सबने बताया है उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था। लेकिन आज जरा सविस्तर मालूम हुआ कि ये शाखाएं वृक्ष क्यों बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है। और हमारे जो मंदिर है, मस्जिद है या घर जो बनाते हैं तो उसके बारे में, और जीवन में उसके अपने अंदर भी जो है उसके बारे में आपने बहुत अच्छा बताया। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, तो बाकी का तो इतना समझ में नहीं आया। ठीक है, अच्छा है, बहुत ज्ञान मिलता है। कम से कम एमसीएल में ज्वाइन हुए तो ठीक है। थैंक यू सर। मेरा ठीक है। वही इंटेंशन था कि एटलीस्ट सब्जेक्ट समझ में आए सर। बाद में आप उसका संशोधन हाँ बहुत हाँ हाँ। इजीली कर सकते हो, क्योंकि गूगल गुरु या फिर एआई बहुत आपका आगे का संशोधन लेके जा सकता है। लेकिन बेस अच्छा अच्छा, ठीक। सबको मालूम हो, यही मेरी इच्छा थी। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, थैंक यू सर। उसके बाद बुलाऊंगा चंद्रशेखर पारदी सर, जो मेल दिख रहा है आपका, चंद्रशेखर पारदी सर, बोलोगे सर? और कुछ है वीवो V2506, नाम तो नहीं है। अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हैं सर, या कोई भी ये बोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। इस क्योंकि इस माध्यम से आप डायरेक्टली भी रहते हो और इनडायरेक्टली भी रहते हो, तो 1500 साथियों के साथ ये चला जाता है। और जो भी सब्जेक्ट का क्रक्स होता है उनके पास चला जाता है। तो एमसेल के सेवा में या फिर सभी साथियों की सेवा में कुछ ना कुछ देने का समाधान भी होता है। उसके लिए कुछ 4-5 दिन मेहनत भी करना पड़ता है। और अच्छा लगता है कि इस मेहनत का कुछ तो आपके लिए फलदायी होगा, हुआ है। तो ये अच्छा लगता है। इसके साथ अगर कोई एमसीएल बीडीए नाम से कोई तो है, बोलोगे सर? ठीक है, बोलने वाले साथी हमारे आज ज्यादा नहीं लगते हैं। फिर भी किसी को बात करना है तो बात कर सकते हैं। हाँ, हाँ सर। नमस्ते। यस सर हेलो। बोलिए। यस सर बोलिए। हाँ सर जी, प्रणाम सभी को। यस सर। का अच्छा था। हाँ हाँ, एक एक करके हाँ, बोलिए सर। कौन जो बोला है? नीलेश जी बोलिए, फिर चंद्रशेखर जी बात करेंगे। नीलेश जी बोलिए। हाँ हेलो। कौन हाँ। बोल रहा प्रेरणा यस सर बोलिए, एक एक करके बोलिए। को मिलता है अपने। शायद आपका नेटवर्क कम है, शायद मिला आवाज नहीं चुका आ रही है। सर। नीलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, चंद्रशेखर सर बोलिए। यस सर, चंद्रशेखर सर बोलिए। आ ठीक है। शायद नेटवर्क कम है उनका। तो मैं जाऊंगा आशीष जी के पास, जो फीडबैक देंगे और सेशन को अंतिम चरण की तरफ लेके जाएंगे। डॉक्टर आशीष शुक्ल जी।
ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश सर का कि जिन्होंने एमसीएल की स्थिति के बारे में और फंडिंग के स्टेटस के बारे में हमें अवगत कराया। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट था, तो मैंने शुरुआत में ही जैसे कहा कि महानतम में से महानतम जो वैज्ञानिक है, उन्होंने भी अध्यात्म के अस्तित्व को माना है या उन्होंने जाना है। हम ऐसा मानने से भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जाना है। तो ऐसे ही अगर कुछ दिक्कतें या कुछ चीजें अगर हमें समझती नहीं है, तो उसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि मनुष्य अभी तक उस लेवल तक अभी तक पहुंचा नहीं है कि ब्रह्मांड को या उसकी शक्तियों का संचालन करने वाली जो कुछ भी उसके पीछे की शक्तियां है, तो हमें और खोजबीन करनी पड़ेंगी। जो छोटे मोटे छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि ये ब्रह्मांड जो है इनफाइनाइट कहा जाता है, यानी अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे मस्तिष्क की जो नसें है वो फट जाएंगी। तो हम छोटे छोटे विचार करते ही इसके बारे में रहना चाहिए। और भगवान के अस्तित्व को मानकर उसकी कृपा दृष्टि से ये पूरा संचलन हो रहा है, ऐसा मानकर सुखी और समृद्ध जीवन हम जी सकते हैं। और उसे हमारे प्रकृति के साथ जोड़कर अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी नियत और एक अच्छे विचार के साथ हम हमारा जो समाज है, हमारा देश है, इसके लिए कार्य कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय था वो उसी के बारे में था कि अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को अगर समझ ले और इसकी धारणा को अगर समझ ले, तो पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी दोनों भी साथ में काम करती है सर, और ये दोनों ही संतुलन बनाती है। तो वैसे भी हमारे जीवन में होता है, हमारे की पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी ये दोनों भी चीजें काम करती है। लेकिन हमें पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देने वाली चीजों की ओर हमें बढ़ना चाहिए। ये अब हमारी चॉइस होती है कि हमेशा हम किस तरफ अपना लगाव रखते हैं। तो इसी के लिए हमारा मस्तिष्क, हमारी विचार करने की क्षमता हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। यही सीख आज हम इस पूरे वेबिनार से ले सकते हैं। और आने वाले समय में सच की जीत होंगी और सभी के मस्तिष्क को एक काम मिलेगा और वो सकारात्मक काम मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज का ये वेबिनार यही पे समाप्त होता है, ऐसी घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।